नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जिससे प्रोग्राम की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़, सिटीजन वॉइस शो आप सबकी आवाज़ है। और आज हम लोग हमारे गेस्ट, हमारे दोस्त गिरीश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी। आप कच्छ में हैं और कच्छ में भी आप अपना जर्नलिज्म तो नहीं छोड़ सकता एक जर्नलिस्ट, तो आपने भी कुछ निकाला वहां पे। आप गए थे अपने पर्सनल काम से, पर आपने एक बड़ा एक्सपोजे वहां से दिया हमें, उस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन एक्ट पे। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, एक्ट नंबर 39 ऑफ 2020। ये अमेंडमेंट लेके आया गया था टू स्ट्रेंथन आरबीआईज रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी पावर ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स, पर्टिकुलरली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर क्या है, और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के डिपॉजिटर बेस या एडवांसेस बेस किस बेसिस पर होते हैं, और ये कम्युनिटी बैंक्स किस लिए खड़े करे गए थे। और अब आरबीआई की जो रेगुलेटरी पावर्स हैं, जो उनके मैनेजमेंट को कंट्रोल करती हैं, उनके वर्किंग को कंट्रोल करती हैं, उनके एडवांसेस को कंट्रोल करती हैं, उससे लोकल कम्युनिटीज पर क्या असर पड़ सकता है, गिरीश जोशी जी? धन्यवाद आदमी जी। देखिए, नेशनलाइज बैंकिंग के बाद गांव में जो कंपलसरी ब्रांचेस खोली गई थी उसमें वो सारी नेशनलाइज बैंक थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की। अब जैसे रिफॉर्म्स आए 90 में और कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस देना शुरू हुआ, तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा खड़ा हुआ कि गांव में कम्युनिटी बेस्ड या बिजनेस बेस्ड लोगों ने अपनी खुद की बैंकें बना के अपना माइक्रो फाइनेंस के लिए वो एक फैसिलिटी खड़ी करी। तो कम्युनिटी बेस में ये हुआ कि सब अपने अपनी कम्युनिटी के या उस गांव की बैंक या उस डिस्ट्रिक्ट की बैंक ऐसे खोल के ये लोग माइक्रो फाइनेंस, और दैट वाज गोइंग वेरी वेल, क्योंकि छोटी छोटी रिक्वायरमेंट जो बिजनेसमैन की होती थी वो शायद नेशनलाइज बैंक उसको इतना जल्दी कैटर नहीं कर पाती। और फिर वो लोकल एम्प्लॉइज होते थे, लोकल डायरेक्टर्स होते थे, इन्फ्लुएंशियल आदमी होते थे, तो फाइनेंस उसको कैसे मैनेज करना है वो डायरेक्टर्स तय कर लेते थे, और इट वाज गोइंग वेल। सडनली आप देखिए कि 2020 में एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिजर्व बैंक में चेंज होता है, जिसमें सेक्शन 10A, 10B, 36AB को अमेंड कर दिया जाता है। अब इसके अंदर हिडन एक रिस्क क्या है कि रिजर्व बैंक को यह पावर मिल गया है कि वो बैंक का रेटिंग करेगी, ऑडिट करवा सकती है, और उसके बाद अगर उसको लगे तो 5 साल तक वो बैंक अपने कब्जे में लेके उसको सुपरसीड कर सकती है। उसके बाद रिजर्व बैंक के पास पावर्स थे कि चेयरमैन कौन बनेगा, डायरेक्टर कौन बनेगा, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स तक ही सीमित था। अब इसका दायरा बढ़ा दिया है ऑन द कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो। तो अब कोऑपरेटिव बैंक में कौन डायरेक्टर होगा, कौन चेयरमैन होगा, वो कैसे वर्क करेगी, इसका पूरा सिस्टम जो है अभी अल्टीमेटली रिजर्व बैंक के हाथ में है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी पूरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी गवर्नमेंट की मर्जी से या उनकी मेहरबानी से चलेंगी। नहीं हुआ तो उनका रेटिंग कैसे बिगाड़ना है, कैसे बंद करना है। इसका एक आउटकम देखे कि बहुत पहले भूकंप के बाद मैं इसी चक्कर में किसी बंदे से मैं मिलने गया, तो उसने मेरे को कैजुअली बात करी कि यहाँ पे एक भुज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक था, मुरबिया जिसके फाउंडर चेयरमैन हुआ करते थे। यहाँ पर भूकंप के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने इजी फंडिंग फाइनेंस दिया तो वो 3-4 कोऑपरेटिव बैंक्स थी जो लोकल थी, डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट की बैंक्स। तो उन्होंने जो फाइनेंस करा उसमें फिर किसी ने एलिगेशंस करना शुरू किया कि भाई इन लोगों ने पैसा ले लेके लोने पास करिए। तो वहां पे तभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस वीके पाटिल थे, ये स्मिता पाटिल के नाना। तो वो जो यहाँ पे आए थे तो मेरे को उन्होंने ऐसे कांटेक्ट किया कि भाई जो स्टेट लेवल बैंकिंग मीटिंग होती है एसएलबीसी की, उसमें कलेक्टर वगैरह सब है, लेकिन हमको कोऑपरेटिव बैंक वालों को नहीं बुलाया है। तो बोले आप एज ए मीडिया पर्सन अंदर जाते हो तो आप एक बार मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करिए कि भाई हमको भी तो मौका देना चाहिए कि भाई हमारे पास एलिगेशन है, तो उसमें हमने क्या क्या हमारी सफाई देंगे। तो वी एनी हाउ कन्विंस्ड मिस्टर वीके पाटिल, और उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद में एंड में मैं उनसे मिलता हूँ। तो उन्होंने एक्सप्लेन करा कि भाई जिसकी फिक्स डिपॉजिट थी उसमें उसको अगर नुकसान नहीं हुआ था, तो उसने बोला कि मैं आई स्टैंड गारंटी, तो आप इस आदमी को इतना पैसा दे दो, मैं इसको जानता हूं। तो ऐसे करके उन्होंने वो बहुत ही एक जो डिजास्टर्स अर्थक्वेक आया था उसमें से इन्होंने बेल आउट करने की कोऑपरेटिव बैंक्स ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है, और वो करा। वो नेशनलाइज बैंक्स को दिक्कत पड़ गई क्योंकि वो प्रोसीजर वाइज चलने लगे थे, तो उनकी लोनें कभी पास हो नहीं, तो उन्होंने कोई स्कीम भी डिक्लेयर नहीं करी। तो अभी मैंने उनको पूछा तो बोला कि अभी तो बहुत ज्यादा दिक्कत ये हो रही कि मर्केंटाइल जितनी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको मर्ज किया जा रहा है। अगर एक भी फ्रॉड में आ गया तो किसी ने ज्यादातर फ्रॉड किया, अगर वो रिपोर्ट नहीं होते तो बैंकें चल रही हैं।
अब इसमें मैंने उनसे कुछ डिटेल्स लिए तो ये जो हमारा भुज मर्केंटाइल बैंक था उसने एक आमोद नागरिक बैंक कोऑपरेटिव बैंक को टेक ओवर किया है अभी दिसंबर 15 को। उसके बाद एक कालूपुर जो अहमदाबाद की फेमस भी बोल सकते हैं, उसने भी एक अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक को टेक ओवर किया, मर्जर हुआ है उसका। अभी इसमें एक बैंक जो थी ये अपने गोवा की थी, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक, उसको थाना की किसी टीजेपीबी बैंक ने, सहकारी बैंक ने मर्जर कर लिया है। और एक बैंक है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक जो बेंगलोर में, उसको पूना की कॉस्मोस बैंक ने मर्जर करके टेक ओवर किया है। अब ये मर्जर जो हो रहे हैं ये इसीलिए थोड़ा डाउट गया कि भाई ऐसे हु विल डिसाइड कि किस बैंक को कहां से मर्जर होना है। फिर अगर आप इसमें ज्यादातर आप देखिए तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला, इसी में ज्यादा ये मूवमेंट आपको देखने लगी है। दीज आर द स्टेट्स हु आर फाइनेंशियली रिच। केरला ने सबसे पहले मर्जर शुरू कर दिए क्योंकि उनको ये डाउट था कि भाई अगर बैंक थोड़ी सी भी वीक होगी तो इमीडिएट रिजर्व बैंक आके उसको सुपरसीड करेगी। तो इन लोगों ने अपने आप से ही पहले अपनी बैंकों को समृद्ध बना दिया कि भाई अब वो रिजर्व बैंक का नॉर्म नहीं लगेगा। गुजरात में ये पॉलिटिकल सिस्टम से चलने लगा। अभी इसमें आप देखिए तो बैकड्रॉप में कैसा है कि सबसे पावरफुल बैंक, इफ यू सर्च आप करिए इंडिया मोस्ट पावरफुल कोऑपरेटिव बैंक, तो उसमें आएगा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक इज ए हिडन सीक्रेट के दैट इज रन बाय आरएसएस। क्योंकि जब वो 1918 में उसका फॉर्मेशन आइडिया हुआ था, उसके बाद भी जब रनिंग में आए तो मोहन भागवत वाज आल्सो वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ दैट बैंक। उसके बाद आरएसएस के ही जो टॉप बॉसेस बैठते थे, अभी इसमें जो अभी के चेयरमैन है, ही इज नॉट ओनली चेयरमैन टू दैट बैंक, लेकिन वो रिजर्व बैंक की जो रिफॉर्म्स कमिटी है उसमें भी इज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वो सिस्टम पूरा धीरे धीरे एक क्लच बनाता जा रहा है कि भाई वो तय करेंगे। क्योंकि आपको कम्युनिटी कंट्रोल करनी है, तो आप किसी भी बैंक को, अगर आप कम्युनिटी को कमजोर करना चाहते हो तो आप उसको पहले फाइनेंस में हिट कर सकते हो। आपने जैसे ही उस कोऑपरेटिव बैंक को आपने गला दबा दिया तो ऑटोमेटिक कम्युनिटी में डिस्प्यूट हो जाएगा। और कई जो है वो बिजनेसमैन की हैं, तो उसमें बिजनेस लॉबी जो है वो किसके फेवर में और कैसे काम कर रही है उसके साथ निगोशिएट हो सकता है, नहीं तो आपकी बैंक खत्म हो जाएगी। अभी क्लोजली हेल्ड जो कंपनीज है कम्युनिटी की, उसमें तो आप देखिए कि भाई जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसी का चेयरमैन बनेगा, उसमें भी रिजर्व बैंक ने ऑब्जेक्शन डाल दिया। और इससे भी एक डेंजरस थिंग क्या है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक है अभी भी 70% आर ऑपरेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सम अदर बैंक्स फॉर ई बैंकिंग, दैट इज एचडीएफसी, आईसीआई, इनके जो पोर्टल्स है उस पर ये कोऑपरेटिव बैंक टाइप करके चलती है। इसमें अगर आप पेमेंट डिफॉल्ट करते हो या आपका रियलाइजेशन जो लेट होता है तो भी आप उसका बैंक में आपका रैंकिंग गिरेगा रिजर्व बैंक का। तो उसमें उन्होंने एक सिस्टम कर लिया कि रिजर्व बैंक आप इस पे विजिलेंस करेगा। और अभी जो ये 2020 का अमेंडमेंट है उसमें एनी रीजन गिवन फॉर वो सुपरसीड कर लेगी रिजर्व बैंक, और 5 साल तक रिजर्व बैंक उस ब्रांच को चलाएगी। वो कैसे चलाएंगे, उसका क्या मोटिव होगा, ये हम अभी के एटमॉस्फेयर में बहुत इजीली समझ सकते हैं। दीज आर द थिंग्स हैपनिंग। अभी इसके अंदर आप देखिए कि कोऑपरेटिव सेक्टर ने इनडायरेक्टली बहुत पहले एक प्लेटफॉर्म बना लिया था। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अमित शाह वाज द फाउंडर मेंबर, ही इज स्टिल द डायरेक्टर ऑफ दैट बैंक। फिर एक गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसमें भी होम मिनिस्टर डायरेक्टर है। एक नेशनल फेडरेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसमें भी ही इज आल्सो द मेंबर डायरेक्टर। गुजरात स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन जो है उसमें भी वो मेंबर है। और एक बहुत अच्छा केस हुआ था माधापुर का, माधुपुरा बैंक का, जो बड़ा डिफॉल्ट में वो बैंक चली गई थी, उसको ये फेडरेशन ने लिया और अभी इट्स अर्निंग लॉट ऑफ फीस। तो आप इसका देखिए कोऑपरेटिव बैंक का जो ग्रोथ है उसमें एक सारस्वत बैंक का ही आप ग्रोथ देख ले तो 2000 में, आज से 20 साल पहले उनका जो टर्नओवर होता था 4000 करोड़ का, टुडे इट इज 91,384 करोड़। उनको 58 कंट्रीज में वो विजिबल है, दे आर ऑपरेशनल देयर, 9 करेंसीज दे आर परमिटेड टू ऑपरेट, और 162 बैंक्स उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसे टाइड अप है। मतलब आप वो फॉरेन एक्सचेंज में भी धंधा कर पाएंगे, वो वोस्ट्रो अकाउंट खोल के ट्रेड में भी वो सपोर्ट कर पाएंगे। हाउ मेनी अदर कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी गिवन दैट लाइसेंस, और वो कैसे उनको क्लब किया जाएगा और वो क्या शर्तें होंगी, ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आप कोऑपरेटिव बैंक्स इनकी क्लच से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए एक बड़ा मुहिम चलेगा। तो नहीं तो एनी डे ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी अंडर द सेम अम्ब्रेला ऑफ आरबीआई, और आपको वो जैसे चाहेंगे वैसे वो नचा सकते हैं। जी, आपने जो अभी बातें बताई उसको अगर मैं सम अप करूं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स
जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहे जाते हैं, वो प्रोबेबली सिंगल स्टेट में होते हैं, जैसे सीरियन कैथोलिक बैंक है, आपका सरस्वत बैंक है। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो एक स्टेट के संबंधित रहते हैं। आरबीआई रेगुलेट्स करता है उनके बैंकिंग एस्पेक्ट्स, क्योंकि आरबीआई तो बैंकिंग एस्पेक्ट सभी बैंकों के कंट्रोल करता है। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होता है वो इनकॉर्पोरेशन और मैनेजमेंट को हैंडल करता है। नॉन बैंकिंग फंक्शंस जो इनको कहा जाता है, 2020 की अमेंडमेंट में आरबीआई का कंट्रोल गवर्नेंस पे और स्टेट कंसल्टेशन के बगैर वो अपने रेजोल्यूशंस को भी सुपरसीड कर सकते हैं। फिर आपने बताया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये एक्ट जो था 2002 में आया था। इसको सेंट्रल रजिस्टर फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखता था, सीआरसीएस देखता था फॉर नॉन बैंकिंग फंक्शंस। अब आरबीआई के पास स्ट्रॉन्गर पावर्स हैं, डायरेक्ट पावर्स हैं, वो बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है विदाउट स्टेट कंसल्टेशन। अब बोथ टाइप्स यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के सुपरविजन में आ गए आफ्टर दिस 2020 अमेंडमेंट्स। इसमें नाउ दे विल बी ऑपरेटिंग मोर लाइक कमर्शियल बैंक्स। आपने खुद ही बता दिया कि 4,000 करोड़ से 91,000 करोड़ रुपए का सारस्वत बैंक का ही पोर्टफोलियो हो गया। दैट मींस दैट कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशंस पूरे बैंकिंग रेगुलेशंस के तहत ऑपरेट हो रहे हैं। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो आरबीआई उसको मैनेज नहीं करती, उनको नबार्ड मैनेज करती है, हैंडलिंग इंस्पेक्शंस और उनके जो एडवांसेस होते हैं। अब ये जो पावर्स हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, डिपॉजिटर प्रोटेक्शन के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए, प्रिजर्विंग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, बट जहां तक डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर्स का जो रिस्क है वो तो जितना स्टेट बैंक्स का है उतना ही कोऑपरेटिव बैंक का है, क्योंकि आपको तो मात्र 5 लाख की इंश्योरेंस मिल रही है उसमें, कि मतलब कल को बैंक डूबता है या बैंक जो एडवांसेस करता है वो पैसा उनको वापस नहीं मिलता, तो एक डिपॉजिटर को तो मात्र 5 लाख मिलेगा। उसका प्रीमियम भी जो है डिपॉजिटर जो अकाउंट का, वो भी बता दीजिए कि वो बैंक बियर करता है या क्लाइंट बियर करता है या स्टेट बियर करती है। तो इसमें हाउ इज द डिपॉजिटर प्रोटेक्टेड अंडर द कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम? इसमें देखिए, इन्होंने आपदा में अवसर की तरह एक डायरेक्टर इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बनाया है। उसमें आप मेंबर बन सकते हो। आपका पैसा तो बैंक ने इंश्योर करना है, आपने क्यों करना है? तो उसके बाद उन्होंने वो सारा इंश्योरेंस का वो कवरेज भी बैंक लेगी आपसे, उसका सर्विस टैक्स भी काटेगी। लेकिन जब आप क्लेम पे आते हो तो दैट हैज गॉट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपको मैक्सिमम 5 लाख तक की ही गारंटी मिलेगी। और हमने पंजाब महाराष्ट्र बैंक की सबसे बुरी हालत देखी हुई थी, इट वाज एवरीवेयर इन द न्यूज। तो जो 2 रिटायर्ड हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने जो 40 लाख रुपया रखा था जिसके इंटरेस्ट पे उनका घर चल रहा था, दे आर एंडेड अप विद 5 लाख रुपीस। तब वो क्या करेंगे? तो आर यू रियली क्रिएटिंग बैंक्स कि वो लूटने के लिए बना रहे हो, या पब्लिक की कम्युनिटी बैंक का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था? अभी इसमें आपने जैसे बोला कि रेगुलेशन में फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, उसका रीजन है आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 1500 है, डिस्ट्रिक्ट की बैंक 350 है, और जो इंटर स्टेट बैंक्स हैं डिफरेंट में, दे आर ओनली 34। तो आपने कंट्रोल तो अर्बन बैंक्स का लेना है जहां पे सबसे ज्यादा पैसा है। और इसमें आप देखिए, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स जो हमारे यहाँ पे लोकल में, उनका मैं वर्किंग जानता था सॉरी, दे वर डूइंग स्मॉल फाइनेंस। उन्होंने कलेक्शन काउंटर्स भी खोल के रखे थे कि उनका आदमी रोज हर दुकान पे जो रिटेलर्स हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले, उनसे उनका एक रिकरिंग अकाउंट खोल के वो बंदा पैसा लेके आता था, वहीं पे उनको पासबुक देके जाता था। तो ये होता था कि उसने अपना धंधा भी करना है और उसका सेविंग भी होता था। दीज आर फैसिलिटीज कैन नॉट बी गिवन बाय द नेशनलाइज्ड बैंक, वो हम जानते हैं। और फिर यहाँ पे ये होता था कि एक लोकल बॉन्डिंग हो जाता था, क्योंकि स्टाफ भी लोकल है, स्टाफ भी या तो उसी कम्युनिटी का है या वो लोकल एरिया का है, तो एक दूसरों को जानते हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स की ऐसी कि जो उनके शेयर होल्डर्स थे, वो शेयर होल्डर्स में उन्होंने एक मापदंड तय कर लिया था कि भाई आपका जितने का शेयर है उससे हम 3 टाइम्स 5 टाइम्स 100 टाइम्स लोन देंगे। तो हर एक बिजनेसमैन एक बहुत ही सिक्योर्ड होता था कि मेरी इतनी ये जो मैंने शेयर लेके रखे हैं उसमें से आई नो कि मेरे को जरूरत पड़ेगी तो इतना पैसा मिलेगा। दैट वाज अ वेरी बिग सिक्योरिटी। अभी क्या रिजर्व बैंक अगर उसको अपने नए रेगुलेशन से रेगुलेट करने चाहेगी तो आपका डिसबर्समेंट भी तो ऑटोमेटिकली रिजर्व बैंक के कंट्रोल में आ जाएगा। तो आर रियली द कोऑपरेटिव बैंक्स ऑटोनॉमस नाउ? क्योंकि आप ज्यादा कुछ करोगे तो आपका डायरेक्टर बदल दिया जाएगा, आपका चेयरमैन बदल दिया जाएगा, और फिर आप किस चेयरमैन को रखते हो? और हम जानते हैं कि भाई किसी पे भी कोई भी एलिगेशन लग सकता है और उसको रिजर्व बैंक नाउ हैज अ पावर टू रिमूव हिम। तो अब वो सही है गलत है, वो लिटिगेशन में जाएगा, 5 साल 10 साल के बाद वो रिस्टोर होगा, क्या होगा, नोबडी नोस। और फिर आपने बोल दिया 3 साल के बाद सेम चेयरमैन कैन नॉट कंटिन्यू। आपने उसको मेरिट्स पे देखना होता है कि एज ए चेयरमैन
आज मुकेश अंबानी को आप एज चेयरमैन हटा दो तो क्या होगा उस एंटिटी का। आज रतन टाटा गुजरे, आप देखिए थोड़े दिनों के बाद उनके आपस में भी तो एक फिगर होता है हु कंट्रोल्स द शो। तो यू कैन नॉट डिसाइड कि भाई कौन सा आदमी एफिशिएंट है या उसको रहना या नहीं रहना है। तो आई थिंक वी आर कमिंग टू दैट एंड जहां पे ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल जो कम्युनिटी फाइनेंस था ये भी धीरे धीरे आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जा रहा है। इसमें एक जब नोटबंदी हुई थी, आपको याद होगा, इन कोऑपरेटिव बैंक्स का रोल क्वेश्चनेबल हुआ था कि व्हाइट वॉशिंग हो रही है, 3% 4% कमीशन देके आप कैश को अपना व्हाइट कर सकते हैं, पुरानी करेंसी देके नई करेंसी के डिपॉजिट्स जनरेट कर सकते हैं। और ये बहुत गुजरात में तो बहुत प्रोमिनेंटली पूरे इंडिया में बात गई कि आपको कहीं और करेंसी कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू हो जाएगी, और एक परसेंटेज डिसाइड हो गया था कि उसके तहत होगी। अब ये जो आरबीआई है ये कोऑर्डिनेट करेगी एक वाया टास्क फोर्स, उसका स्टेट लेवल पे जैसे सिंगल स्टेट यूसीबीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसका टैफ कब करके है, सेंट्रल के लिए मल्टी स्टेट जो है सेंट्रल जो है आरबीआई वो मल्टी स्टेट को कंट्रोल करेगी, जो 34 बैंक्स आपने बताए मल्टी स्टेट बैंक्स के। तो क्या इफेक्टिवली कोऑपरेटिव बैंक्स मान लेना चाहिए कि अब आरबीआई गाइडलाइन के तहत एडवांसेस उन्हीं कॉरपोरेशंस को, बड़े उद्योगपतियों को देंगे जो अभी आज की डेट में हाल फिलहाल कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ज्यादा है, कम्युनिटी एडवांसेस ना देकर अब पैसे को इकट्ठा करके बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को पैसा देकर क्रेडिट को स्क्वीज अप किया जा रहा है या ड्राई अप किया जा रहा है छोटे बिजनेसेस के लिए, कि छोटा दुकानदार पहले जीएसटी की मार से मरा, बड़े कॉर्पोरेट्स के कंपटीशन से मरा, और अब कोऑपरेटिव बैंक के लोन एडवांसेस भी उसको नहीं मिलेंगे, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा तो बेचारा खाएगा कमाएगा कहां से आखिर में, जी आपसे समझ में। जी जी हम लोग जैसे कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स को हम लोग वर्किंग नजदीक से जानते हैं, जो कम्युनिटी बैंक्स थी यहाँ पे आने के बाद उन्होंने खोली, उसके अंदर ये एक एडवांटेज होता था कि आपने चेक डाला है तो वो 1-to-1 रिलेशन है स्टाफ के, तो वो उनको फोन करके बोलता था कि 5 बजे के पहले आप डिपॉजिट कर देना ताकि आपका चेक क्लियर हो जाए। दिस फैसिलिटीज यू नॉट डोंट हैव विद द नेशनलाइज्ड बैंक। वो तो राह देख के बैठे होते हैं कि जैसे ही चेक बाउंस हो जाए तो 380 रुपया आपका डेबिट हो जाए अकाउंट में से और उनको प्रॉफिट हो जाए। तो उनका जो प्रॉफिट का एटीट्यूड था उसके बिल्कुल विपरीत कोऑपरेटिव बैंक्स वेर विद एन इंटेंशन कि हम हमारी कम्युनिटी या हमारे गांव को, उसको ट्रेड को छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस में कैसे हेल्प करें। और ये जो बोल रहे हैं कि नोटबंदी के बाद लफड़ा हुआ था, ये ऐसा एक्चुअली नहीं था। इट वाज अ नैरेटिव व्हिच वाज क्रिएटेड। हुआ होगा थोड़ा सा परसेंटेज, लेकिन जहां तक हम लोग जानते हैं कि जिन लोगों का भी बैंक में, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन शेयर होल्डिंग पे पैसा उठाए बगैर तो रहेगा नहीं, वो अपने शेयर्स के सामने उसने लोन उठाई थी, तो उसने अपनी ओल्ड करेंसी में वो लोन पे बैक कर दी, तो कोऑपरेटिव बैंक तो ज्यादा स्ट्रांग हो गई और उन्होंने रीफाइनेंस भी करा। तो ये बिल्कुल एक बाद में नैरेटिव चलाने लग गए कोऑपरेटिव बैंक का नाम खराब करने के लिए कि भाई इन्होंने सारा। हम ऐसे इंसिडेंसेस जानते थे जहां पे नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर रातों रात जाके उसने अपने कैश वे सब जमा करके उसने लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवा दी ताकि पैसा उसका फौरन चला गया। तो ऐसा तो नहीं है। एक्सपोर्टर सब देखो, बिजनेसमैन है वो 99% कैश घर में नहीं रखता, इट्स ऑलवेज इन रिलेशन। दिक्कत जिनको हो गई कि जिनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो पैसा कैसे डालेंगे, और जितना भी उधार था वो चुका दिया, और आपको विंडो था पैसा ट्रांसफर करने का, 2-2 हजार रुपया आपको मिल भी रहा था। और ये कम लोग जानते थे कि कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को पेट्रोल पंप पे और दुकानों पे ये परमिशन दी गई थी कि वो अपना कार्ड देके 2,000 रुपया ले सकते थे नए नोट में। दे वर गेटिंग द क्रेडिट ऑन सम मेडिकल शॉप्स, ऑन पेट्रोल पंप्स। वो काफी लोगों ने उसमें भी धंधा करा है। तो वो तो अगर आपदा कुछ आ जाती है तो बिजनेसमैन तो हमेशा इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होता है। तो दैट वर द वेज फाउंड आउट, लेकिन एवरीथिंग वेंट स्मूथ। उसके बाद क्या अल्लाह गुलाव। लेकिन अभी आप क्रेडिट पे अगर कब्जा लेने की कोशिश करोगे, देन व्हाट विल हैपन नोबडी नोज। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप अगर इनके साथ नहीं हो तो फिर आप सुखी नहीं रह सकते हो। आपकी कम्युनिटी अब ये तय नहीं कर पाएगी कि भाई मैं मेरे अपने कम्युनिटी के बिजनेसमैन को मैं लोन देना चाहता हूँ, इजी लोन देना चाहता हूँ, इजी वर्किंग सिस्टम्स के लिए लोन देना चाहता हूँ। ये सारा दिक्कत में आ जाएगा। अभी फार्मर्स कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, ज्यादातर बैंक्स ऐसी हैं जो रूरल में ओनली दे फंड टू द फार्मर्स। वो सिस्टम भी धीरे से कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि वो नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज में वो लोग भी आ जाएंगे बाद में। तो आई थिंक वी आर रनिंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन जहां पे ऐसा लग रहा है कि डेड एंड पे आ जाएंगे और आपका फाइनेंस टोटली ही आपके कंट्रोल में आ जाएगा रिजर्व बैंक के। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ऐसे कहने की बातें भी हैं कि रूमर्स भी हैं कि आरएसएस एफिलिएटेड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को कंट्रोल करती हैं,
और उनके द्वारा ही वित्त पोषित जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो उनको चंदा देते हैं, उनको धंधा लेने के लिए जब क्रेडिट चाहिए होता है तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स उनके काम आते हैं। Yes. तो इस स्मॉल इन्वेस्टर्स, स्मॉल दुकानदार, कम्युनिटी बेस्ड एडवांसेस अब धीरे धीरे ड्राई अप हो रहे हैं। सारी चीजों का ध्रुवीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ताकि कुछ लोगों का वित्त पोषित होता रहे और बाकी लोग जो हैं वो 5 किलो अनाज पर ही डिपेंडेंट हो जाएं। ऐसा इस रेगुलेशन के थ्रू जो चीजें निकल के आ रही हैं वो सामने दिख रही हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।